Hello students, welcome and welcome back to my channel. So far we have covered Renaissance, Reformation movement, Enlightenment. Then we have covered the French Revolution, American Revolution, and the American Civil War, and the life after or Europe after Napoleon, that is a Vienna Congress. ठीक है, तो वियना कांग्रेस के बाद हम स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म आफ्टर वियना कांग्रेस और आफ्टर द रेन ऑफ नेपोलियन. ठीक है, कि यूरोप में तब क्या हुआ, किस तरीके से स्टेट्स बने, और हमने देखा था कि वियना कांग्रेस ने किस तरीके से ओल्ड मोनार्की को रिवाइव किया था, किस तरीके से स्टेट्स का डिवीजन किया था. किसी पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था, किसी पे प्रशिया का कंट्रोल था, किसी पे फ्रांस का कंट्रोल था. तो फर्दर उन स्टेट्स में किस तरीके से नेशनलिज्म जगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस ये टॉपिक जो है दैट विल आल्सो कवर इटली यूनिफिकेशन एंड द जर्मन यूनिफिकेशन. ठीक है, और ये टॉपिक में से कम हर साल दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, इटली से भी आता है और जर्मन यूनिफिकेशन से भी आता है. ठीक है, एंड कभी कभार रिवोल्यूशन ऑफ 1830 एंड रिवोल्यूशन ऑफ 1848 के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है. सो दैट आई एम गोइंग टू कवर फ्रॉम हियर. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है. नेशनलिज्म मीन्स होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग टुवर्ड्स वन नेशन, अपने नेशन के प्रति एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, जज्बाती होना, इमोशनल होना, उसको हम कहते हैं नेशनलिज्म. जहाँ पे हमारा एक सिंगल फ्लैग होता है, एक हम बोलते हैं राष्ट्रीय गान होता है. ठीक है, नेशनल सॉन्ग होता है. ठीक है, उनकी तरफ एक फीलिंग, एक अटैचमेंट, उनको रिस्पेक्ट करना, हार्मनी के साथ देखना, दैट इज कॉल्ड एज नेशनलिज्म. अब नेशन जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे आया था. पहले हम देख रहे थे यूरोप के स्टेट्स जो है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिवाइडेड थे, मोनार्की रूल प्रिवेल कर रही थी, लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं था, किंग को लोगों से मतलब नहीं था, लोगों को किंग से मतलब नहीं था, क्योंकि हर जगह एब्सोल्यूट मोनार्की चल रहा था कि अगर किंग की डेथ होगी तो किंग पे उनका बेटा थ्रोन पे बैठेगा एंड ही विल रूल, राइट. तो सिमिलरली हर स्टेट्स के अंदर ऐसा चल रहा था, प्लस रिलीजियस चीजें चल रही थी. स्टेट रन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ. लेकिन जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ हमने देखा था कि फ्रेंच रिवोल्यूशन एक्चुअली गिव द आइडिया ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एंड इट आल्सो गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. सेट की नेशनल असेंबली भी होनी चाहिए, एंड अगर मोनार्की को रखना है तो इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, रिक्रूटमेंट जो होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स होंगे. तो लोगों को तब समझ आया कि राजा के साथ साथ प्रजा भी इंपॉर्टेंट होती है. पीपल आर सोवरेन, लोग सोवरेन है, लोगों को राइट है डिसाइड करने का कि वो किस राजा के साथ कैसे, कौन से राजा को चुनना चाहते हैं. ठीक है, एंड पीपल विल बी द अल्टीमेट पावर ऑफ सोर्स ऑफ पावर. जैसा कि हमने देखा था एक नेपोलियन जो कि किंग भी नहीं था, एक सिंपल एक मिलिट्री कमांडर था, और उसने किस तरीके से रूल जो किया था डायरेक्टरी को, उनको हटाया और किस तरीके से खुद थ्रोन पे बैठा. एंड ही डिड लॉट ऑफ रिफॉर्म्स. तो फ्रांस की जनता में जो भी इक्वलिटी वाला प्रिंसिपल आया था वो बिकॉज ऑफ नेपोलियन आया था. ठीक है, तो अब नेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, हैंस नेशनलिज्म भी इमर्ज हुआ. ठीक है, लोगों में फंडामेंटल यूनिटी आई, और ये यूनिटी कोई भी बेसिस पे हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से एथनिसिटी, कल्चर हो गया, कॉमन हिस्ट्री हो गया, कि सब जगह एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, कैथलिक चर्च का डोमिनेंस ज्यादा है, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स हो रहे हैं. तो सबकी यूरोप में अगर देखा जाए तो लगभग ऑलमोस्ट सेम कॉमन हिस्ट्री है. ठीक है, फिर उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ब्रिटेन हम देख लो, कॉमन हिस्ट्री, किस तरीके से वहां पे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ अगेंस्ट द कैथलिक्स, फिर वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ, पार्लियामेंट बनी. ठीक है, देन फ्रांस में देखें, जर्मनी में देखें, छोटे छोटे स्टेट्स बने हुए थे. नेपोलियन इन सभी स्टेट्स को इकट्ठा किया. देन अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी पहले जर्मनी नहीं था, इट वाज प्रशा. प्रशा था. प्रशा को में बहुत सारे कुछ स्टेट्स थे, ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा, 1700 से ज्यादा स्टेट्स थे, प्रॉपर्टीज थी. वहां पे नेपोलियन ने उन सभी 315 स्टेट्स को इकट्ठा करके उनको 36 रैम कॉन्फेडरेसी में कन्वर्ट किया. तो वहां के लोगों में एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एक दूसरे से नजर आई. सो दैट्स व्हाई दैट लीड टू द नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द यूरोपियन पीपल. ठीक है, नाउ
अब हम बात करते हैं कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म क्यों डेवलप हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दैट एक्चुअली गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ विल ऑफ पीपल, कि लोग डिसाइड करेंगे कि राजा कौन बनेगा। ठीक है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द नेशनल असेंबली और सम कन्वेंशन और सम रिपब्लिकन लाइक गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी वो लोग डिसाइड करेंगे। देन इट दिस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पेत्रे। ला पेत्रे मीन्स इट्स अ लैंड ऑफ फादरलैंड। Fatherland means land which gives you, which has a responsibility, which give you recognition, लोगों को recognition दे रहा है. So that's why this is called as a father la patrie. यूरोप में fatherland कहा जाता है, हमारे इंडिया में motherland कहा जाता है. ठीक है, भारत माता हमें क्या दे रही है। कि पहले तो बोला जाता था नेशनलिज्म कैसा होना चाहिए, तो एक इमेज बना दी भारत माता की कि यही हमारी माता है एंड यही सर्वोपरि है। ठीक है, then they also give, this French Revolution also gave the concept of les citoyens. Les citoyens means citizen, means fatherland is important and citizens are important, people are important there, people are sovereign there. Okay, then आप देखोगे French tricolor flag, declaration of men's and rights and citizens। ठीक है, ये चीजें हमने अभी डिस्कस की। द नेपोलियंस ने काफी स्टेट्स पे अटैक किया। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने देखा था कि नेपोलियंस अपने आसपास के जो रीजन है लाइक प्रशा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, फॉर दैट मैटर स्पेन हो गया, पोर्टुगल हो गया, इन सभी कंट्रीज पे अटैक करता है। जब कोई आपके पास आउटर पावर अटैक करता है तो छोटा सा भी स्टेट्स होता है वो ये सोचता है कोई भी एक आउटर पावर आके हम पे अटैक कर रही है और फिर वो हम पे रूल कर रही है, हम लोग क्या चाहते हैं। कल तक हमारे सामने कोई रूल कर रहा था, वो किंग था, हम उनकी बात मान रहे थे। नाउ सम आउटर पावर इज कमिंग, वो हम पे अटैक कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं। क्या अगर इसी तरीके से जाएगा देन वेयर आर आर राइट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये वेव जो है वो पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड की थी कि लोग ये सोचें कि हमारा अधिकार क्या है, हम क्या चाहते हैं, और प्लस हमारी इक्वालिटी कहाँ है। ठीक है, सेकेंडली एक तरीका ये भी है कि नेपोलियन ने अगर अटैक किए तो नेपोलियन ने कोड स्टार्ट किया था, नेपोलियनिक कोड, विच वी हैव डिस्कस ड्यूरिंग अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर। तो नेपोलियन ने जो कोड स्टार्ट किया था वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज जो जहां जहां उन्होंने अटैक किया था वहां पे इम्प्लीमेंट किया था, जहां पे ये बात की गई थी नेशनलिज्म की, नेशन की, लास्ट लेस्तियों के बारे में, दैट सिटीजन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जिसकी वजह से वहां के लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप हुई। Then reaction of people against conservatism established by the Vienna Congress. Why this is Vienna Congress? क्योंकि वियना कांग्रेस ने क्या किया था, रिवाइवल ऑफ ओल्ड मोनार्की। ठीक है, लेकिन लोगों में तब तक डेवलप हो चुकी थी, क्या डेवलप हो चुका था, नेशनल कॉन्शियसनेस। लोग चाहते थे हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बने रेदर देन एब्सोल्यूट मोनार्की। बट वियना कांग्रेस हैज रिवर्स व्हाट फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रोवाइडेड, राइट। तो लोगों रिवोल्ट करने लगे अगेंस्ट द कंजर्वेटिज्म। देन एनलाइटनमेंट थिंकर्स, एनलाइटनमेंट थिंकर्स हमने जैसे कि बात की थी, रूजो, मोंटेस्क्यू, इमैनुअल कांत, तो ये सब ने आइडियाज दिए थे एंड दे एक्चुअली गेव द इम्पोर्टेंस टू पीपल। नेचुरल राइट्स के बारे में बात की गई थी, एक्वायर्ड राइट्स के बारे में बात की गई, डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन के बारे में बात की गई थी, राइट। सो एनलाइटनमेंट थिंकर्स आल्सो प्रोवाइडेड द ग्राउंड फॉर राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नाउ लास्ट पॉइंट इज रोमांटिसिज्म इन लिटरेरी वर्क। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले राजा को यूरोप में अगर हम देखते हैं तो किंग को सिर्फ खुद से मतलब होता था कि मेरे सिर पे ताज पहना हुआ है एंड आई एम एंजॉयिंग द पावर, जो भी मुझे मिल रही है, टैक्स मिल रहा है, आई एम एंजॉयिंग। लोगों से मतलब नहीं होता था कि लोग क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एम्पायर ने कभी भी अपनी कंट्री को ग्लोरीफाई नहीं किया था। बट इन रिवर्स टू दैट, जो लिटरेरी वर्क के अंदर प्रोवाइड किया गया जहां पे लोगों की ग्लोरिफिकेशन किया गया, लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, ठीक है, लोग किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम नेशन की क्या वैल्यू है, क्यों एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लैग चाहिए होता है। अगर हम इंडिया में भी देखें तो हम जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले, जब तक हमारा ट्राई कलर फ्लैग नहीं बना था उससे पहले, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो हर राजा की अलग अलग फ्लैग्स होते थे, अलग अलग कलर्स के, कोई कॉमन फ्लैग नहीं था, बिकॉज वी वर नॉट यूनाइटेड ऑन दैट फ्रंट। नेशन का एज अ कॉन्सेप्ट, नेशन एज अ कॉन्सेप्ट वाज मिसिंग इन इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो। तो सिमिलरली यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर भी कभी भी
कंट्री को ग्लोरीफाई नहीं किया गया था। ठीक है, एम्पायर्स ने कभी भी कंट्री को, लोगों की विल को कनेक्ट नहीं किया था, बट ये लिटरेरी वर्क के अंदर कंट्री को और लोगों को बहुत क्लैरिफाई किया गया, जिसकी वजह से पीपल फेल्ट कनेक्शन विद द नेशन। ठीक है, एंड दैट लीड टू द नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग पीपल इन यूरोप, राइट। नाउ अब अगर हम देखें तो इसी तरीके से नेशनल कॉन्शियसनेस की वजह से ही रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ यूरोप के अंदर। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट 1830 रेवोल्यूशन। नॉर्मल था, कोई ऐसे प्लान नहीं था कि रिवोल्यूशन किया जाएगा, थ्रोन से राजा को हटाया जाएगा। सिंपल था, आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन, जब लुई 18 को थ्रोन पे बिठाया गया था, आपको पता होगा वियना कांग्रेस में डिसाइड किया गया था कि नेपोलियन ने जो भी पुरानी चीजें की गई है दैट शुड बी रिवर्स्ड, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा के वापस एब्सोल्यूट मोनार्की को डेवलप कर दिए, बिठा दिया गया था थ्रोन के ऊपर। दैट इज अ लुई 18। लुई 18 के टाइम पे भी लोगों ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, लेकिन लोग कुछ कर नहीं पाए थे क्योंकि दे नेपोलियन नहीं थे। नेपोलियन जा चुके थे बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, सेंट हेलिना उनको भेज दिया था वहां पे। ठीक है, तो नेपोलियन जैसा कोई पर्सनालिटी या नेपोलियन जैसा नहीं था कोई, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच की जनता तो काफी ताकतवर थी। वो तो चाहती थी कि कभी भी हमेशा एब्सोल्यूट मोनार्की कभी आए ही ना वापस। लेकिन वियना कांग्रेस ने जो रिवर्स किया था रिवोल्यूशन के बाद नेपोलियन के वर्क को, उसमें लुई 18 को बैठाया थ्रोन पे। लुई 18 के बाद चार्ल्स 10 जो है वो थ्रोन पे बैठे, एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की को कंप्लीटली रिवाइव कर दिया। जो राजा पुरानी चीजें करते थे लाइक स्टेट सिस्टम, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इनइक्वालिटी, वो सब जो है वो चार्ल्स 10 ने शुरू कर दिया। एंड ही सस्पेंडेड अ राइट टू वोट, ही एक्चुअली कंट्रोल द प्रेस, जहां पे लोगों के राइट्स कब हो गए थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से फ्रेंच की जो जनता थी वो लिबरल थी। ठीक है, इनफैक्ट रेडिकल्स ने भी चार्ल्स टेंट को बहुत ज्यादा अपोज किया। So during that time, revolution started against the empire, against the absolute monarchy, against that called as July Revolution. आप सिचुएशन देख रहे हो कि जो नेपोलियन ने किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जिस वजह से हुआ था अगेंस्ट एब्सोल्यूट मोनार्की, उसको वियना कांग्रेस ने वापस बिठा दिया, और जिसकी वजह से एक और रिवॉल्यूशन हुआ। दैट अब ये रिवॉल्यूशन सिर्फ फ्रांस में ही नहीं रहा, इसकी वेव जो है वो नियर बाय रीजन के अंदर भी फैली, जिसकी वजह से जो बाकी स्टेट्स थे या बाकी कंट्रीज जो थी जो यूनिफाई होने का सोची, एंड दैट लेड टू द जर्मन यूनिफिकेशन एंड द इटालियन यूनिफिकेशन। ठीक है, नाउ अभी कमिंग टू दिस पॉइंट, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ दैट कॉल्ड द जुलाई रिवॉल्यूशन, एंड द चार्ल्स 10 he was dethroned and he was replaced with Louis King Philip I in France. सिमिलरली अगर जैसे जैसे फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन हुआ, वैसे ही जो नियर बाय छोटे छोटे रीजन थे वहां तक ये बात फैली कि लोग ऐसे रिवोल्ट करके राजा को ही अपनी सीट से हटा दे रहे हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी जो हमारी मोनार्की है, जो हम पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उनको थ्रोन से हटा देना चाहिए। हैंस इन 1830 बेल्जियम ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट नेदरलैंड, और बेल्जियम जो है वो इंडिपेंडेंट बना। 1830 में सिमिलरली ग्रीस ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट ऑटोमन्स और इंडिपेंडेंट बना इन 1832। सिमिलरली पोलैंड ने भी रिवोल्ट किया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कहीं का किंग हो सकता है स्ट्रांग होता है, लोगों उस तरीके से अपोज नहीं कर पाते हैं, तो दैट हैपन सिमिलरली इन द पोलैंड। नाउ 1848 की बात करें तो लुई फिलिप ने वापस क्या किया, असेंबली जो थी उसको ब्लॉक कर दिया, एंड अगेन ही वाज अबडक्टेड एंड द क्राउड अटैक्ड हिम। ठीक है, तो सिमिलरली फिर नेपोलियन के ग्रैंड चाइल्ड को नेपोलियन की छवि मान के उनको थ्रोन पे बिठाया गया कि आप बैठिए। नेपोलियन सेट ऑन द थ्रोन एंड ही बिकेम द किंग। ठीक है, फिर देखा जाए तो रिवोल्ट ऑस्ट्रिया में भी हुआ। ये सब रिवोल्ट चल रहे हैं 1848 में अगेंस्ट द मेटरनिक, क्योंकि मेटरनिक का ही आइडिया था कि किस तरीके से रिवाइवल ऑफ ओल्ड मोनार्की किया जाए, बिफोर नेपोलियन जो एरा था उसको लिया जाए। इटली में रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट द पेपल स्टेट, क्योंकि वहां पे कैथोलिक रूल करते थे। ठीक है, कैथलिज्म ज्यादा था वहां पे भी, इस तरीके की मोनार्की प्रिवेलेंट थी। ठीक है, लेकिन एक चीज आप याद रखना कि जो पैप मैं आपको बताऊंगी मैप के अंदर, दीज आर द पेपल स्टेट्स, यहाँ पे कैथोलिसिटी काफी ज्यादा थी। एंड हमें याद होगा कि जब नेपोलियन थ्रोन पे बैठे थे उन्होंने पोप
जो थे यहाँ के, वहां से कॉन्कॉर्डेंस साइन किया था कि वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरीके का भी साइन करके, ठीक है। एंड यहाँ पे पेपल स्टेट चाहते थे कि कैथोलिज्म हमेशा प्रोटेक्ट रहे, तो इन्होंने फ्रांस की हेल्प ली थी। एंड यहाँ वहां पे फ्रांस ने पेपल स्टेट्स में अपनी काफी सारी सेनाएं जो है वो तैनात करके रखी थी। Napoleon at that time he sent lot of soldiers, approximately 20-30,000 soldiers to protect papal states। ठीक है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी फ्रांस की कि वो पेपल स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे वाया मिलिट्री। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना क्योंकि हम इसको इटली यूनिफिकेशन में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इटली के अंदर जो पेपल स्टेट थे दैट वाज प्रोटेक्टेड बाय द फ्रांस। नाउ प्रशा में भी रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट द फेडरिक विलियम एंड ही फॉर फोर्स टू एक्सेप्ट द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेटर वो उन्होंने रिस्टोर कर दिया था ओल्ड सिस्टम को, जिसको हम जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर देखेंगे ना। ये आप देखो, ये जो है वो इटली का मैप है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर देखें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो लोम्बार्डी है, यहाँ पे वेनिशिया है, यहाँ पे पिडमोंट है, यहाँ पे परमा है, यहाँ पे मुदैना है, यहाँ पे टस्कनी है। दीज आर द पेपल स्टेट्स। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सार्डिनिया है एंड यहाँ पे नेपल्स है। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा मैप है उसके अंदर दिखाऊंगी, देयर वाज अ सिसिली ऑल्सो, सिसिली भी प्रेजेंट है यहाँ पे। किंगडम ऑफ टू सिसिली, एक जो है वो मेनलैंड पे है और एक अगर आप देखो वो एक आइलैंड की तरह है। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स जो थे वो इटली के वो इस तरीके से डिवाइड थे। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नाउ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि मर्जर ऑफ पॉलिटिकली डिवाइडेड बट कल्चरली सिमिलर काइंड ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो किस तरीके से पॉलिटिकली डिवाइडेड है, इनका डिवीजन अभी हम पढ़ेंगे। नाउ कल्चरली सिमिलर थी, पूरा रेनेसा यहाँ पे हुआ था, इनका रेस सेम था, इनकी लैंग्वेज सेम थी दैट इज इटालियन। ठीक है, इनका क्यूजीन सेम था, फूड हैबिट सेम थी। ठीक है, और इनका जो डिवीजन था वो भी आप देखो लगभग सेम है। दूसरी कंट्री पे जो है वो ऑक्यूपाई करके रखी है, वो अभी हम डिवीजन के अंदर पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल कल्चरली सिमिलर थी। तो ये इनका यूनिफिकेशन में एक ध्यान रखना, दो स्टेप थे जो थे। एक तो था कि इनको अपने आप से ऑस्ट्रिया से फ्री कराना है, क्योंकि हमने वियना कांग्रेस के अंदर देखा था कि इसके कुछ पार्ट्स पे ऑस्ट्रिया का कब्जा था। ठीक है, एंड सेकंड था कि इटली को यूनिफाई करना है, जो भी नियर बाय रीजन है उनके स्टेट्स के सिमिलर लेवल पे कल्चरली, वहां से उनको यूनिफाई करना है। ठीक है, ओके। सो इस तरीके का उस टाइम पे मैप था ना। 5 डिवीजन हम इटली के अंदर सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर पहला डिवीजन देखेंगे दैट इज अ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। तो लोम्बार्डी की अगर हम देखें तो दिस इज अ लोम्बार्डी एंड इसकी कैपिटल है मिलान। सेकेंड इज वेनेशिया जिसकी कैपिटल आप मान लो वेनिस। ठीक है, एंड दिस हैज बिन रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया। नाउ ऑस्ट्रिया देखो कहाँ है, ये रहा ऑस्ट्रिया। तो अगर आप देखो तो ये दोनों रीजन जो है वो नियर बाय ऑस्ट्रियन रीजन से रूल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने वियना कांग्रेस में देखा था, सबने अपनी अपनी कुछ टेरिटरीज ले ली थी, ऑस्ट्रिया ने ये दोनों टेरिटरीज ली थी। ठीक है, नाउ Parma, Modena, and Tuscany, they were the independent states, but they were indirectly ruled by Austria. Similarly, ये रहे Parma, Modena, and Tuscany. Independent states दिख रहे हैं, but they were indirectly ruled by Austria, Habsburg dynasty. ठीक है, दिस इज अ सेकेंड डिवीजन। नाउ थर्ड डिवीजन देखते हैं पेपल स्टेट्स, जो कि दैट इज रूल्ड बाय पोप। तो दिस इज अ पेपल स्टेट, अगर आप देखो दैट इज रूल्ड बाय पोप। ठीक है, कैथलिसिज्म है यहाँ पे। नाउ फोर किंगडम ऑफ सिसिली एंड नेपल्स। ठीक है, दैट इज अ रूल बाय स्पेन बर्बन डायनेसिटी। हमने ये चीज देखी कि नेपोलियन की डेथ के बाद स्पेन में भी, और इनफैक्ट नेपोलियन के टाइम पे भी स्पेन में नेपोलियन की डायनेसिटी, नेपोलियन की डेथ के बाद जो डायनेसिटी थी बर्बन डायनेसिटी, जहां जहां से लुई 16 बिलोंग करते थे, उन डायनेसिटी का वहां पे रूलर बैठा दिया गया था स्पेन के अंदर। ठीक है, तो वो डायनेसिटी रूल कर रही थी सिसिली के अंदर। One is this Naples, that is a mainland, and one is a island, that is a this Sicily. ये हो गए 4 डिवीजन। नाउ नेक्स्ट इज किंगडम ऑफ सार्डिनिया एंड पिटमोन। सार्डिनिया एंड दिस इज अ पिडमोन, छोटा सा जो ये आपको दिख रहा है।
तो इस तरीके से अगर देखो तो किस तरीके से हौश पौश है यहाँ पे पूरा, इनडायरेक्टली रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया, स्पेन डायरेक्टली रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया, पोप, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है इस तरीके से, बट ये स्टेट का कल्चर सिमिलर है। तो जब यहाँ पे रिवोल्ट फैला था 1830 के अंदर एंड 1848 के अंदर, तो यहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया था कि क्यों ना हम सब स्टेट्स मिलके एक यूनिफाई कर लेते हैं खुद को। तो दैट्स हाउ दिस इटली यूनिफिकेशन टुक प्लेस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कैसे यहाँ पे इतनी ज्यादा पावर इंटरफेरेंस में है, लाइक पोप का अलग है, ऑस्ट्रिया का अलग है, स्पेन का अलग है, सो हाउ दे विल यूनाइट, कैसे एक कंट्री बनेगी सेपरेट। तो उसका रूल एक ये निकाला कि यूनिफिकेशन जो है, इट्स कहा जाता है कि तीन लोगों के एफर्ट की वजह से हुआ था, गैरिबाल्डी, मजीनी एंड काउर। काउर is called as a brain of this Italy unification, मजीनी is called heart, and the Garibaldi is called diplomacy। ठीक है, तो 1850 की बात 15 की बात करते हैं, वियना कांग्रेस हुई। आई वी ऑलरेडी डिस्कस दैट ओल्ड पॉलिटिकल सेटअप रिवाइव व्हिच एक्चुअली क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल। देन 1820 के अगेन में कुछ कुछ जगह कार्बोनरी फॉर्मेशन हुआ जी, ये सीक्रेट सोसाइटी बाय वर्कर्स, जैसे हमारे इंडिया में बने थे रेड शर्ट्स, वैसे ही इटली में भी थे उस टाइम पे सीक्रेट सोसाइटीज बनी जो कि सीक्रेटली वर्क करती थी कि किस तरीके से रिवोल्ट किया जाए, किस तरीके से प्लान किया जाए, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लाइक दैट। तो दिस सिमिलरली दिस नेशनलिस्ट वर्कर्स जहाँ पे जो काम करते थे, उन्होंने कार्बोनरी फॉर्मेशन किया और उन्होंने प्लान किया, बट कोई भी सॉलिड प्लान नहीं बना। तो उस टाइम पे डायरेक्शन लिया या लीडर लिया गैरिबाल्डी एंड मजीनी ने, ये दोनों लीडर सामने आए कि वी विल मेक सम प्लान्स एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो did a lot of efforts, like Garibaldi की अगर बात करें, he went to USA, he took a training for guerrilla warfare technique, but he returned in 1848 and later on he helped Kaur in making Italy unified. Mazzini की बात करें तो he was active member of Carboni. He went to jail also, but when he freed, he planned, he did lot of plan for revolution, but plan actually got leaked. But later on he died. इस तरीके से पूरी तरीके से देखा नहीं था, ठीक है। नाउ स्टोरी स्टार्ट होती है, प्लॉट स्टार्ट होता है 1848 के टाइम पे जब रिवोल्यूशन चल रहा था। तो सार्डिनिया और पिडमोंट के अंदर किंग एल्बर्ट थ्रोन पे बैठे थे, सार्डिनिया और पिडमोंट पे हमने देखा था। दिस इज अ सार्डिनिया एंड दिस इज अ पिटमॉन। यहाँ पे किंग एल्बर्ट जब थ्रोन पे बैठे थे, व्हेन ही सेट ऑन द थ्रोन, तो क्या हुआ था, ही वांटेड टू अटैक ऑस्ट्रिया, क्योंकि इसको इनडायरेक्टली ऑस्ट्रिया रूल कर रहे थे, ठीक है, और ऑस्ट्रिया का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस था। सिमिलरली अगर आप इनकी नियर बाय रीजन देखो, परमा, मोडेना एंड तस्कनी सटी हुई है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया इनडायरेक्टली रूल करता था, यहाँ पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन चलता था, कभी भी मिलिट्री अटैक, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन। तो किंग एल्बर्ट ने सोचा हमें ऑस्ट्रिया से छुटकारा लेना है, ठीक है, और हम ऑस्ट्रिया पे अटैक करेंगे, और ये जो सारे एरिया है, लोम्बार्डी, वेनिशिया, तस्कनी, परमा, मोडेना, इसको हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। और ये इस होप ने थी कि जो पेपल स्टेट्स है और सिसिली जो है वो उनकी हेल्प करेंगे। तो वो अपनी सोल्जर्स लेके गए एल्बर्ट अटैक करने के लिए ऑस्ट्रिया पे, उन्होंने अटैक किया, लेकिन पेपल स्टेट्स और सिसिली ने दोनों को उनको बिट्रे किया एंड ही लॉस द बैटल। जब उन्होंने बैटल लॉस किया तो लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, ऑस्ट्रिया ने भी बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली डोमिनेंस क्रिएट किया, और वहां से उनको हटा के उनके बेटे इमैनुअल विक्टर को थ्रोन पे बिठा दिया। बहुत ही यंग था, ही वाज नॉट इवन 18 व्हेन ही सेट ऑन द थ्रोन, ठीक है। उन्होंने सारे काम बुरे किए, जो भी ऑस्ट्रिया बोलता था बात मानते थे, मोनार्की एस्टैब्लिश की, बट उन्होंने एक काम अच्छा किया, उन्होंने कैमिलो कावुर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ही मेड कावुर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नाउ अगेन कावुर ने भी सिमिलर चीज सोची कि मेरा भी दो ही मोटो है जो मैं पूरा करूंगा, वन इज टू डिफीट ऑस्ट्रिया एंड सेकेंड इज टू यूनिफाई ऑल द स्टेट्स ऑफ इटली, ठीक है। सो व्हाट ही डिड, ऑस्ट्रिया को हराना डिफिकल्ट है, तो उनको पार्टनर चाहिए था, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, पार्टनर चाहिएगा कि ऑस्ट्रिया को किस तरीके से हटाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो फ्रांस की मदद ली जाए, बिकॉज फ्रांस वाज वेरी पावरफुल एट ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज ऑफ नेपोलियन। फ्रांस बड़ा पावरफुल था, मिलिट्री वाइज भी, इकोनॉमिकली, सब तरीके से।
वहां के लोग भी काफी ज्यादा रिवोल्ट करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे एक इंसिडेंट हो गया जिसको यूजलेस वॉर बोला जाता है, दैट इज द क्रीमियम वॉर 1854 के अंदर। रिवोल्यूशन चल रहा था, 1848 की बात हुई। ठीक है, 1848 के बाद 1854 के अंदर रशिया ने क्रीमिया को अटैक कर दिया। नाउ दिस इज अ रशिया, दिस इज एन ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट होगा क्रीमिया, यहाँ पे शो नहीं किया गया है। ठीक है, तो रशिया ने जो ऑटोमन एम्पायर का एक एम्पायर का जो था क्रीमिया, उस पे अटैक कर दिया। इट वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो रशिया ने हेल्प मांगी ऑस्ट्रिया से। सबसे पहले ऑस्ट्रिया ने मना कर दिया। ठीक है, ये याद रखना, बिकॉज दिस विल हेल्प इन द फर्दर नॉलेज, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। तो ब्रिटेन, फ्रांस ने अलायंस बनाया ऑटोमन के साथ मिलके कि रशिया इस तरीके से कैसे वो अटैक कर सकता है। नो नो नो, हमें कुछ करना पड़ेगा। सो दे मेड अलायंसेस विद ऑटोमन एंड दे अटैक्ड रशिया। तो जब ये अलायंस बन रही थी, तो कावूर गॉट टू नो अबाउट इट कि ऐसा कुछ इवेंट हुआ है, एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग अगेंस्ट रशिया, एंड हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट हमारे पास तो मिलिट्री नहीं है। तो he used his like diplomacy and brain, whatever you say. He went to France. उन्हें फ्रांस के किंग को बोला कि I've heard that you are going to attack on Russia with your partner, that is Britain and Ottomans. तो फ्रांस said yes. उनके किंग ने बोला कि yes, बिल्कुल जा रहा है। तो उन्होंने कैवूर ने सिचुएशन का एडवांटेज लिया और बोला कि मैं आपको पिडमोंट और सार्डिनिया के सोल्जर्स दूंगा, अप्रोक्सीमेटली 20,000। आई नो दिस विल हेल्प यू अगेंस्ट रशिया। मैं आपको वो सोल्जर्स देता हूँ, उनको आप लेके जाइए एंड जीत के आइए। सो इटली का कोई रोल नहीं था। आप ये देखिए, इटली तो यूनिफाई भी नहीं था उस टाइम पे। इटली का कोई रोल नहीं था। एक छोटे से यहाँ पे ये इटली, कोई रोल नहीं था, रशिया के अगेंस्ट लड़ने चल पड़ा। खुद का कोई अता पता नहीं है, यूनिफाई होंगे नहीं होंगे, ऑस्ट्रिया से हारे हुए हैं, बट दे डिसाइडेड कि अगर ये फ्रांस की मदद करेंगे तो फ्यूचर में फ्रांस इनकी मदद करेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। ठीक है, लड़ने चल पड़े। एंड सरप्राइजिंगली द सोल्जर्स ऑफ पिडमोंट एंड सार्डिनिया ओवर रूल द रशियन आर्मी, रशियन सोल्जर्स। और दिस रिजल्ट, इन रिजल्टिंग टू दैट, दे वॉन द वॉर, वॉर जीत गए। तो वॉर जीतने के बाद क्रीमिया जो है वो ऑटोमन्स को वापस दे दिया गया। रशिया तो हार ही गया था, रशिया को अगेंस्ट लड़े थे, ये लोग जीत गए थे। तो फ्रांस, ब्रिटेन एंड ऑटोमन ने एक मीटिंग की आफ्टर द वॉर, एंड द कावूर लाइक उस मीटिंग को अटेंड किया। आप सोचो, एक सार्डिनिया और पिडमोंट जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था आज से पहले, नॉट इनफैक्ट कभी मेंशन ही नहीं है नेम, वहां के प्राइम मिनिस्टर को एक मीटिंग के अंदर बुलाया गया है जहां पे ब्रिटेन, फ्रांस एंड ऑटोमन्स के रूलर और वहां की मिलिट्री लोग बैठे हैं। सो इट वाज अ वेरी प्रिविलेज फॉर द कैवूर कि वो वहां पे बैठेंगे और वहां पे अपनी बात कहेंगे। एंड व्हाट ही डिड, ही गेव द ट्रिमेंडस ब्यूटीफुल स्पीच, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा मेंशन किया कि कैसे ऑस्ट्रिया पिडमोंट और सार्डिनिया पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, वहां के लोगों को राइट्स नहीं है, वहां पे कंटिन्यूसली मिलिट्री आके अटैक कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया उनको किस तरीके से दबा रहा है। एंड ही गॉट सिंपैथी फ्रॉम फ्रांस, ब्रिटेन एंड ऑटोमन। और यही उसको चाहिए था कि किसी तरीके से उनको सिंपैथी मिले, उनकी बात जो है वो बाकी यूरोपियन कंट्री सुने, ताकि ऑस्ट्रिया पे अटैक किया जा सके। ठीक है, सो ही मेड डील। फ्रांस के साथ उन्होंने एक डील बनाई कि चलो हम आपके साथ एक डील बनाते हैं, हम ऑस्ट्रिया पे अटैक करेंगे। ठीक है, अटैक कैसे करेंगे, आपको अटैक करने की जरूरत नहीं, आप हमें हमें सिपाही दे दो। हम आपको एक दो एरियाज जो हैं वो दे देंगे, जो कि है नाइस और एक सेवॉय। सेवॉय जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट उसकी भी पोजीशन यहाँ पे आती है। हम आपको नाइस और सेवॉय दे देंगे। तो नाउ आप अगर देखो तो ये जो है वो फ्रांस को दे दिया गया था कि हम आपको ये दो एरिया जो है वो दे देंगे, आप हमारे साथ हमको अपने सोल्जर्स दे दो।
सो इट्स कॉल्ड ना देयर इज नेवर अ फ्री लंच। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखो बार्टर सिस्टम हुआ था, आप सोल्जर्स हो हम आपको टेरिटरीज देंगे एंड इट हैपेंड। बट यहाँ पे एक चीज आती है, इट हर्टेड गैरीबाल्डी। व्हाई? क्योंकि गैरीबाल्डी नाइस से बिलोंग करते थे। मतलब इमेजिन, वो इटली के थे और फ्रांस के बन गए। वो इटली यूनिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं और नाउ एरिया फ्रांस को दे दिया गया है, तो उनका कोई रोल ही नहीं है। तो इट एक्चुअली हर्टेड गैरीबाल्डी, जिसकी वजह से कैवूर और गैरीबाल्डी के बीच में थोड़ी बहुत रिफ्ट भी हो गई थी। बट दैट लेटर ऑन सॉल्व्ड एंड फाइनली इटली यूनिफिकेशन हो गया था। ठीक है। तो कैवूर ने ऑस्ट्रिया पे अटैक किया, ठीक है, और लोम्बार्डी जो है उसको कैप्चर कर लिया। बट वेनिशिया जो है वो अभी भी ऑस्ट्रियन के हाथ में ही था, वेनिशिया को वो नहीं बचा पाया। ठीक है। सो अगेन उसी टाइम पे अगर हम देखें तो जर्मन यूनिफिकेशन भी साइड में चल रहा था। ठीक है, जर्मन यूनिफिकेशन इटली यूनिफिकेशन साइमल्टेनियसली चल रहा था। तो उस टाइम पे जब जर्मन यूनिफिकेशन चल रहा था तो उन्होंने, कैवूर ने प्रशा के साथ एक अलायंस बनाया। कैव हर्ड दैट यू आर गोइंग टू अटैक ऑस्ट्रिया। वहां पे बिस्मार्क थे, तो बिस्मार्क ने कहा यस बिल्कुल जा रहे हैं अटैक करने के लिए। तो उन्होंने कहा हम भी आपके साथ चल पड़ते हैं, हम भी आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि अभी हम जहां पे भी लड़ाई हो रही है सब जगह जा रहे हैं, चाहे हमारा रोल हो या ना हो, क्योंकि हमें अपनी कंट्री को यूनिफाई करना है। तो दोनों ने मिलकर उन्होंने बिस्मार्क की हेल्प की कैवूर ने, एंड दे अटैक ऑस्ट्रिया। ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला कि हम ऑस्ट्रिया को, जर्मन ने बोला कि ठीक है हम ऑस्ट्रिया को नॉर्थ से अटैक करेंगे, आप साउथ से अटैक करना। तो नॉर्थ से प्रशा ने अटैक किया और साउथ से इटली के एरियाज ने अटैक किया ऑस्ट्रियन पे। ठीक है। हुआ ये कि नॉर्थ में तो प्रशा जीत गई थी, बट साउथ के अंदर इटली जीती नहीं थी। बट दिस कैवूर ही वॉन द हार्ट ऑफ बिस्मार्क। ठीक है। सो फाइनली जब मीटिंग वीटिंग हुई तो अग्रीमेंट हुआ ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में, हारने और जीतने वाली पार्टी के बीच में। तो प्रशा ने बोला वी डोंट वांट एनीथिंग, हमें कुछ नहीं चाहिए, बट आप जो वेनिशिया है वो इटली को दे। इमेजिन, कानून ने अपना इतना डिप्लोमेसी सेट कर लिया था बिस्मार्क के साथ कि प्रशा ने अपने लिए कुछ नहीं माना, जबकि वो उस टाइम पे जर्मन यूनिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। थोड़ा सा कुछ एरिया मांगा था जो हम जर्मन यूनिफिकेशन में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको थोड़ा समझ नहीं, रिलेट नहीं कर पाओगे। बट उन्होंने इटली के लिए मांगा कि वेनिशिया जो है वो इटली को दे दिया जाए। ठीक है। तो ऐसा हुआ। नाउ पिडमॉन्ट, सार्डिनिया, वेनिशिया एंड लोम्बार्डी, ये चार स्टेट जो है वो अब देखो मिल गए हैं। नाउ अब बारी आती है परमा, मोडेना, टस्कनी, पेपल स्टेट एंड सिसिली। तो उस टाइम पे रिवोल्ट तो सब जगह चल ही रहे थे, तो परमा, मोडेना, टस्कनी में भी ऑस्ट्रिया का रूल था, वहां पे रेफरेंडम कराया गया एंड दे हैव डिसाइडेड कि हम इटली के साथ ही रहना है, हम ऑस्ट्रिया का डोमिनेंस नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे भी हमें नहीं जाना है। ठीक है। नाउ गैरीबाल्डी जो है वो सिसिली और नेपल्स में रूल कर रहे थे उस टाइम पे, यहाँ पे उनका सब कुछ रिवोल्ट वगैरह सब कुछ चल रहा था। ठीक है। तो वहां पे रेड शर्ट आर्मी उन्होंने बनाई थी और वहां पे कैप्चर कर लिया था गैरीबाल्डी ने, जैसा कि हमने देखा। ठीक है। जब कैवूर ने सोचा कि अब पेपल स्टेट को करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो ई मैनुअल मतलब आई मीन गैरीबाल्डी ने जब कैवूर को बोला कि वी शुड कैप्चर पेपल स्टेट्स नाउ, अब पोप ही बचा है एम्पायर जिसको हमें कैप्चर करना चाहिए, बट कैवूर और ई मैनुअल कांत ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर पेपल स्टेट को कैप्चर करोगे तो फ्रांस आ जाएगा। आई टोल्ड यू ना इन द बिगिनिंग, कि पेपल स्टेट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली थी फ्रांस ने, कि फ्रांस जो है वो पेपल स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा, वहां पे उनके सोल्जर्स थे, राइट। तो इमैनुअल कांत और कैवूर ने गैरीबाल्डी को समझाया कि अभी यहाँ पे बहुत ही आराम से काम लेने की जरूरत है, पेपल स्टेट पे अटैक करेंगे तो फ्रांस हम पे अटैक कर देगा, एंड हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम फ्रांस का सामना कर सके, नेपोलियन थर्ड का, राइट। तो एक मीटिंग पॉइंट फिक्स किया गया नेपल्स के अंदर, जहां पे किंग, कैवूर और गैरीबाल्डी ने कुछ डिसीजन लिया। तो गैरीबाल्डी फाइनली अग्री हुए कि ठीक है वी विल नॉट अटैक टू पेपल स्टेट। तो फाइनली रेफरेंडम सिसिली स्टेट्स में कराया गया कि चलो इन दो को तो मिलाते हैं इटली के अंदर, बाद में इनका भी सेटलमेंट किया जाएगा। तो सिसिली में जब दोनों में रेफरेंडम कराया गया, और गैरीबाल्डी वहां पे बहुत ज्यादा फेमस था, लोग वहां पे बात मानते थे गैरीबाल्डी की, क्योंकि उसने वहां पे जाके नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप की थी रेड शर्ट आर्मी बना के। तो सिसिली में जब किया गया तो सब लोगों ने सोचा कि गैरीबाल्डी बोल रहे हैं सार्डिनिया और पिडमॉन्ट को ज्वाइन करने के लिए, तो हमें करना चाहिए, एंड पीपल अग्रीड।
लोगों ने गैरिबाल्डी को इंपॉर्टेंस देते हुए पीपल अग्री टू ज्वाइन पेडमोंट सार्डिनिया पद्मा मुरैना एंड टस्कनी, राइट। नाउ पेपल स्टेट बचे थे। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो जर्मन यूनिफिकेशन चल रहा था, वहां पे प्रशा ने फ्रांस पे अटैक किया। फ्रांस ने जब अटैक किया था वहां पे, प्रशा ने जब फ्रांस पे अटैक किया था, क्योंकि अब देखो अगर प्रशा फ्रांस पे अटैक करेगा तभी तो पेपल स्टेट को लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फ्रांस पे अटैक होगा तो फ्रांस अपने सोल्जर्स को वापस बुलाएगा पेपल स्टेट से। तो यही हुआ, बिस्मार्क और कैवूर ने मिलकर ये प्लान किया था कि फ्रांस पे अटैक किया जाएगा। तो प्रशा एट दैट टाइम अटैक फ्रांस, एंड फ्रांस ने अपने सारे सोल्जर्स जो पेपल स्टेट में तैनात किए गए थे एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बुलाया, दूसरे दूसरे कंट्रीज से भी बुलाया। और वहां पे इस इटली ने इस सिचुएशन का फायदा लेके कैवूर और गैरिबाल्डी ने पेपल स्टेट पे अटैक किया। लेकिन फ्रांस की जनता ने और फ्रांस ने उस टाइम पे क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि पेपल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट था, कैथलिक एक चर्च था वहां पे, एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो थे वो वहां पे थे। तो पेपल स्टेट को बोला गया कि ठीक है, आपको एक हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ रोम, एक छोटी सिटी, पोप उनको हेड बना दिया जाएगा, और वहां पे वेटिकन सिटी को एक इंडिपेंडेंट सिटी बना दिया गया, क्योंकि आज तक वर्ल्ड में सबसे इंडिपेंडेंट सिटी है। कैन यू इमेजिन, एक स्टेट के अंदर एक छोटा सा इंडिपेंडेंट कंट्री है, सिटी है, जिसको वेटिकन सिटी बोला जाता है, एंड दैट इज लेफ्ट फॉर द चर्च। तो दैट्स हाउ लाइक यूनिफिकेशन जो है वो इटली का खत्म हुआ। पेडमोन सार्डिनिया पहले ही आ चुका था, फिर यहाँ पे हमने देखा कि परमा मुदैना तस्कनी में रेफरेंडम कराया गया था, सिसिली ने वापस रेफरेंडम में इनको ज्वाइन कर लिया था, तो ये इस तरीके से बन गए। पेपल स्टेट में एक यहाँ पे एक रोम एम्पायर बना दिया गया था, वेटिकन सिटी भी यहीं पे है, और इस तरीके से आप देखो तो इटली जो है वो यूनिफाई हो गया विद द एफर्ट ऑफ कावूर, गैरिबाल्डी एंड मजीदी। ठीक है, इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। आई विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस कि किस तरीके से बना जाएगा। स्टोरी कोई नहीं पूछेगा, बट व्हाट वर द इंटेंशन, एनालिसिस जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्कस करने की चीज है। ठीक है ना। इस तरीके से इटली यूनिफाई हो गया। जर्मन यूनिफिकेशन में देखेंगे कि जर्मनी भी जो है साइमल्टेनियसली यूनिफाई हुआ था। ठीक है ना। अब आता है कि जब भी कोई कंट्री यूनिफाई होती है, जैसे कि हम इंडिया की भी बात करें, इंडिया जब यूनिफाई हुआ था 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जब उनको यूनिफाई किया गया था, तब भी जवाहरलाल नेहरू के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो सिमिलरली इटली यूनिफिकेशन के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो सबसे पहले डिफरेंट इटली प्रोविंसेस के बीच में राइवलरी डेवलप थी, क्योंकि कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे, डिफरेंट सोच थी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, लाइक दैट। नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये डिबेट अभी भी चल रहा है। नॉर्थ सारी कंट्रीज जो है वो स्टेट जो है वो सारे इंडस्ट्रियलाइज है, साउथ जो है वो एग्रीकल्चर है। ये हमने अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर भी देखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी यही था। डिफरेंट वर्जन ऑफ इटालियन लैंग्वेज है, लाइक डिफरेंट डायलेक्ट्स है, जैसे कि हम इंडिया में भी बोलते हैं वी हैव डिफरेंट डायलेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो सिमिलरली उनकी लैंग्वेज तो इटालियन ही थी, बट उनके डायलेक्ट्स जो थे वो डिफरेंट थे। साउथ में काफी ज्यादा वायलेंट रिवोल्ट होते थे, एंड बट नॉर्थ नॉर्थ के अंदर राइट्स वगैरह भी अफेक्ट हुआ था। तो दे वर द चैलेंजेस जिसको बाद में ठीक कर दिया गया था। नाउ आज हम इटली देखते हैं, एक शांत देश है। ठीक है ना। 2005 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी ने, और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया। अब तक ये क्वेश्चन को 3 बार टोटल रिपीट किया गया है। ठीक है। So the question is, they have stopped me from making Italy by diplomacy from the north, but I will make it by a revolution from the south. Comment. ठीक है, ये कैवूर का स्टेटमेंट था कि दे मीन्स पावर्स, अदर यूरोपियन पावर्स, दे हैव स्टॉप्ड मी मेकिंग इटली फ्रॉम डिप्लोमेसी फ्रॉम द नॉर्थ। उन्होंने मुझे नॉर्थ से रोका, लेकिन मैं रिवोल्ट करके साउथ से लूंगा। दैट इज विद द हेल्प ऑफ गैरिबेल्डी एंड अटैकिंग पेपल स्टेट एंड अटैकिंग अदर स्टेट्स लाइक सिसिली इफ पॉसिबल। ठीक है। तो नाउ इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो कि इटली का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा था, एज अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन कैसा था इटली का, उसके बारे में आप लिखोगे। ठीक है। उसके बाद आप या फिर यहाँ से लिख सकते हो कि वियना कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था जिसकी वजह से इटली में यूनिफिकेशन की भावना आई थी। या फिर आप एक डेविड थॉमसन ने ये कमेंट किया था कैवूर पे कि कैवूर के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिज पॉलिटिकल सक्सेस, एंड कैवूर वाज द रियल ब्रेन बिहाइंड द इटली यूनिफिकेशन। ये एक हिस्टोरियन का व्यू पॉइंट है। चाहो तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, चूज एनी ऑफ देम, कोई भी आप इंट्रोडक्शन इसमें से चूज कर सकते हो। नाउ सब पार्ट्स अगर हम देखें तो कैवूर ने पार्टिसिपेट किया था क्रीमियन वॉर के अंदर, जबकि कोई इंटेंशन नहीं था, डिप्लोमेसी, बिकॉज ऑफ डिप्लोमेसी, ताकि वहां पे उनको बैठने का मौका मिले अमंग फ्रांस और
ब्रिटेन एंड ऑटोमन एम्पायर के बारे में। and with the interest of this they have signed the treaty, or France signed the treaty of treaty of Villafranca, ठीक है। देन आप देखो कैबूल वांटेड टू कंटिन्यू द बैटल, ठीक है, लाइक ऑस्ट्रिया सार्डिनिया वॉर हुआ, लोम्बार्डी मिल गया, वेनिशिया नहीं मिला, बट लोम्बार्डी मिल गया था, ठीक है। उसके बाद देखो रिवोल्यूशन, उन्होंने फिर भी ऑस्ट्रिया ने इनको रोका कि नहीं नहीं मिलेगा, लाइक दैट, लाइक वेनिशिया नहीं मिला डिप्लोमेसी के थ्रू। नाउ इट्स टर्न टू मेक रिवोल्यूशन प्लान। तो रिवोल्यूशन प्लान्स बनाया लाइक नेपल्स एंड सिसिली में अगेंस्ट द मोनार्क्स। 1860 के अंदर रेड शर्ट आर्मी डेवलप की गैरीबाल्डी के साथ वहां मिलके, ठीक है। गैरीबाल्डी को सपोर्ट किया कैबूल ने, ठीक है, सो दैट फ्रांस अटैक करे। फ्रांस पे अटैक किया प्रशा ने, प्रशा के साथ भी ऐसे रिलेशन बनाए इटली ने, कैबूल ने। एंड फाइनली गैरीबाल्डी की हेल्प से वहां पे रेफरेंडम कराया सिसिलीज में, एंड दे अग्रीड टू मीट इन द टू जॉइन पिडमॉन्ट एंड सार्डिनिया। पोप को सेपरेट सिटी दे दी गई, आप चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो। एंड फाइनली इटली यूनिफिकेशन 1870 के अंदर फिनिश हुआ, एंड वी गॉट अ न्यू नेशन एज अ इटली, ठीक है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इटली यूनिफिकेशन ने बहुत सारे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए थे, ठीक है, ऑस्ट्रियन रूल को खत्म किया था, एंड एक प्रो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनाई थी, विच एक्चुअली डिस्ट्रॉय द एंशिएंट रेजिम। आप चाहो तो इससे भी कंक्लूड जो है वो कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, एंड बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इटली यूनिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इसमें से 100% मिलने वाला है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड जनरली मैं पीवाईक्यू सीरीज भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें मैं डेली कोई ना कोई पीवाईक्यू डिस्कस करती हूँ, सो यू कैन विजिट दैट ऑल्सो, ठीक है। अगर आपके पास और कोई पॉइंट्स है जो आप इटली यूनिफिकेशन में चाहते हो कि डिस्कस होने चाहिए, विच हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी सो फार, मैंने तो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, बट इफ यू फील सो कि कुछ पॉइंट्स हैं, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज है कि हिस्टोरियन के व्यू पॉइंट्स जो है वो मैं पीवाईक्यू के अंदर मेंशन करूंगी, क्योंकि क्या हिस्टोरियन ने किस इटली यूनिफिकेशन के बारे में क्या बोला है और कैसे डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे करूंगी तो उससे पहले यू नीड टू रीड, यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, लर्न फ्रॉम द बुक्स बाय योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद ही अगर आप हिस्टोरियन के व्यू पॉइंट जानेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।